नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे महामैराथन के फाउंडेशन पेपर 1 के। आज हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 में हम लोगों ने टॉपिक नंबर 10 तक खत्म कर दिया था। आज हम लोग इस वीडियो में टॉपिक 11 या 11 नंबर टॉपिक को इससे स्टार्ट करेंगे और पूरा टॉपिक को इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों ने जो भी पार्ट 1 देख लिया है वो पार्ट 2 को यहाँ से देखें और कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको कंप्लीट पेपर 1 का तैयारी कंप्लीट हो जाए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के माध्यम से नोट्स नहीं लिया तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। जल्द से जल्द अपना नोट्स लेके आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। जल्द से जल्द अपना नोट्स कलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। किंडरगार्टन का अर्थ सबसे पहले हम लोग जानेंगे। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल थे। उन्होंने छोटे बच्चों को सही ढंग से शिक्षित करने के लिए एक शिक्षण पद्धति का निर्माण किया जो किंडरगार्टन पद्धति के नाम से विख्यात है। किंडरगार्टन का अर्थ बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन नामक विद्यालय की स्थापना सन 1940 में फ्रोबेल ने की थी। फ्रोबेल का कहना था बालक एक अविकसित पौधा है जो शिक्षक रूपी माली की देखरेख में अपने आंतरिक नियमों के अनुसार विकसित होता है। फ्रोबेल ने शिक्षक को अधिनायक ना मानकर केवल पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार किया है। फ्रोबेल ने शिक्षक को अधिनायक ना मानकर केवल पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार के विद्यालयों में समय सारणी और पाठ्यपुस्तकों का कोई बंधन नहीं होता है। बालकों से प्रेम तथा सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया जाता है। रस्क नोदेक ने लिखा है, किंडरगार्टन छोटे बच्चों के लिए एक स्कूल है जिसमें कपड़ों को उचित प्रकार से तह करने, चटाई बुनने, मिट्टी की मूर्तियां बनाने, सांकेतिक खेल तथा क्रियात्मक गाने उचित ढंग तथा क्रम से सिखाए जाते हैं। मतलब बच्चों के जो भी काम है, जो बचपन से उन्हें जरूरत है जो चीजों को करने के लिए, उन सभी कामों को किंडरगार्टन विद्यालय में सिखाया जाता है। उसके तमाम चीजों को देखा जाता है, देखरेख में किया जाता है। किंडरगार्टन पद्धति के कुछ आधारभूत सिद्धांत है। किंडरगार्टन प्रणाली का क्रियात्मक रूप प्रमुख रूप से फ्रोबेल की दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है। उसकी शिक्षा पद्धति के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला है एकता का सिद्धांत। जो मेन सिद्धांत है किंडरगार्टन का, उनमें एकता का सिद्धांत मेन है। फ्रोबेल ईश्वरवादी था और देवी एकता के सिद्धांत में विश्वास रखता था। फ्रोबेल का विश्वास था कि सभी वस्तुएं ईश्वर द्वारा निर्मित है और सभी में ईश्वर व्याप्त है। वह बालक को शिक्षा के माध्यम से ईश्वर आधारभूत सिद्धांत द्वारा स्थापित एकता का अनुभव कराना चाहता था। उसका विचार था कि ईश्वर बीज रूप में है और संपूर्ण सृष्टि उस बीज के बड़े हुए वृक्ष के रूप में है। ऊपर से देखने में संसार में विभिन्न विभिन्नताएं हैं, किंतु हर जीव में एक आत्मा है। वह आत्मा ईश्वर का अंश है और इस प्रकार संसार की सही वस्तुओं में एकता है। दूसरे शब्दों में ईश्वर का साक्षात्कार कराना और ईश्वर में स्थित विभिन्न वस्तुओं की एकता को पहचान लेना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों में समन्वय स्थापित करने का सुझाव रखा। इस समन्वय के द्वारा ही बालक सरलतापूर्वक एकता के नियम का अनुभव कर सकते हैं। मतलब फ्रोबेल ईश्वरवादी था, ईश्वर की भक्ति को मानता था। वो चाहते थे कि शिक्षा एक ऐसा उपाय है जिससे ईश्वर को भली भांति जाना जा सकता है। दोस्तों अगला है स्वतः विकास का सिद्धांत। फ्रोबेल का कथन था कि संसार का प्रत्येक प्राणी विकास की उन्मुख होता है। प्रत्येक वस्तु विकास उसके आंतरिक नियमों के अनुसार स्वतः होता है, बाहर से थोपा नहीं जाता। किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप से बालक का विकास कुंठित हो जाता है। उसका विश्वास था जिस प्रकार बीज के अंदर विकास शक्ति निहित होती है और उसे प्रयोग में लाने पर वह अंदर से बाहर की ओर विकसित होता है, उसी प्रकार से बालक का भी विकास अंदर से बाहर की ओर होता है। उसके अनुसार बालक जो कुछ भी होगा वह उसके भीतर है, चाहे उसका कितना ही कम संकेत हमें क्यों ना मिले। इसी सिद्धांत के आधार पर फ्रोबेल ने बालक की उपमा पौधे से, पाठशाला की बगीचे से और शिक्षक की माली से देते हुए कहा, पाठशाला एक बाग है, इसमें बालक रूपी पौधे शिक्षक रूपी माली की देखरेख में बढ़ता है। क्या कहते हैं कि पाठशाला एक बाग है, इसमें बालक रूपी पौधे शिक्षक रूपी माली की देखरेख में बढ़ता है। फ्रोबेल का कहना है कि शिक्षक को बालक के आंतरिक विकास में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। उसे केवल पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए। शिक्षक को पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए। अगला है स्वक्रिया का सिद्धांत। फ्रोबेल की मान्यता थी
कि बालकों की आंतरिक शक्तियों के विकास के लिए क्रियाशीलता अत्यंत आवश्यक है। इस सिद्धांत का अर्थ स्वयं सक्रिय होकर कार्य करने से है। फ्रोबेल ने अपनी शिक्षा पद्धति में इस सिद्धांत को अत्यधिक महत्व दिया है और कहा है कि वास्तविक विकास स्वक्रिया द्वारा ही संभव है। क्रियाशील रहने से बालक की मानसिक तथा शारीरिक शक्तियां दोनों ही विकसित रहती हैं। स्वयं कार्य करने से बालक परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है और स्वयं को वातावरण के अनुकूल बना लेता है। इसीलिए बालक की शिक्षा का प्रारंभ वही से होना चाहिए, अर्थात बालक को करके सीखना चाहिए। फ्रोबेल ने स्वयं लिखा है, अपनी प्रेरणाओं और भावनाओं को पूरा करने के लिए बालक स्वयं अपने मन से सक्रिय होकर काम करे, तब उस काम में ज्यादा रोचकता दिलाएगा। अगला है खेल का सिद्धांत। इस प्रकार के जो मुख्य सिद्धांत है वो आपको जानना बेहद जरूरी है। खेल का सिद्धांत, उसके बाद है स्वतंत्रता का सिद्धांत। खेल का सिद्धांत में फ्रोबेल महोदय कहते हैं कि फ्रोबेल ने सर्वप्रथम खेल के माध्यम से बालकों को शिक्षा देने का प्रयत्न किया। उसने खेल को बालक की शिक्षा का प्रमुख साधन माना। उनका मत था कि खेल बालक की स्वाभाविक प्रकृति होती है, इसीलिए बालकों को खेल के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। फ्रोबेल के शब्दों में बचपन के खेल मनुष्य के शुद्ध आध्यात्मिक कार्य है और साथ ही साथ खेल में मनुष्य का आंतरिक जीवन प्रकट होता है। इसलिए वह आनंद, स्वतंत्रता, संतोष, आंतरिक एवं बाह्य आराम तथा संसार के साथ शांति प्रदान करता है। खेल समस्त अच्छाइयों का उद्यम है। खेल समस्त अच्छाइयों का उद्यम है। दोस्तों अगला देखेंगे, अगला पॉइंट है कि स्वतंत्रता का सिद्धांत। फ्रोबेल ने अपनी शिक्षा पद्धति में स्वतंत्रता के सिद्धांत को एक बहुत अधिक महत्व दिया है। जब बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी तभी बालक स्वक्रिय द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसीलिए फ्रोबेल का कहना है, शिक्षक को बालकों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए बल्कि उनका निरीक्षण करना चाहिए। इस सिद्धांत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए दुग्गन महोदय ने लिखा कि शिक्षक को प्रत्येक बालक की स्वतंत्रता, व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। उसे मार्ग निर्देशन करना चाहिए, अवरोध नहीं उपस्थित करना चाहिए। उसे प्रत्येक बालक के दायित्व के विकास के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगला है सामाजिकता तथा सामूहिकता का सिद्धांत। फ्रोबेल ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना है। उसका विचार था कि बालक मानवीय गुणों को समाज में रहकर ही प्राप्त कर सकता है। उसके लिए फ्रोबेल ने अपनी शिक्षा पद्धति में सामूहिक खेल, सामूहिक गान और अन्य सामूहिक कार्यों पर बल दिया है। इन सभी कार्यों द्वारा बालकों में सहयोग, सहानुभूति और एकता की भावना का विकास होता है। दोस्तों ये था कुछ सिद्धांत फ्रोबेल का। आप देखेंगे हम लोग किंडरगार्टन पद्धति के कुछ गुण। सबसे पहला है शिशु की शिक्षा हेतु उपयोगी। यह पद्धति छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए बड़ी उपयोगी और उपयुक्त है। फ्रोबेल के अनुसार स्कूल की शिक्षा में तभी सफलता प्राप्त हो सकती है जब शिक्षा में सुधार कर उसकी नींव मजबूत की जाए। अगला है सरल, रुचिपूर्ण और आकर्षक पद्धति। शिक्षा देते समय बालक की आयु, रुचियों, क्षमताओं और योग्यताओं का ध्यान रखा जाता है। वह खेल, गीत, अभिनय, रचना इत्यादि के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार यह पद्धति सरल है। इसके अंतर्गत बालक रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षा प्राप्त करता है। इस कारण यह पद्धति आकर्षक कही जाती है। अगला गुण है इंद्रियों का प्रशिक्षण। इस पद्धति में बालकों की ज्ञानेंद्रिय किंडरगार्टन पद्धति के गुण को प्रशिक्षित होने का अवसर मिलता है, क्योंकि इसके खेल और शिशु की शिक्षा हेतु उपयोगी उपहार इस प्रकार के बने हैं कि बालक की इंद्रियां प्रशिक्षित हो जाती हैं, सरल, रुचिपूर्ण और आकर्षक है। इसके साथ ही साथ उनकी मानसिक क्रियाओं में तत्परता और पद्धति स्पष्टता आ जाती है। इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। दोस्तों मतलब ये जो पद्धति है ना, ये बच्चों के लिए ही खास तौर से बनाई गई है। ये बच्चों के लिए ही ज़्यादातर काम में लाए जाते हैं। बच्चों के ज्ञानेंद्रियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से बच्चों को आज़ाद स्वतंत्र काम करने के लिए छोड़ देना है, उस पर हस्तक्षेप नहीं करना है। बालक क्या सोचते हैं, जो खुद से सोचेगा बालक तभी कुछ अच्छी तरह से सीख पाएगा। इन सभी बातों पर फ्रोबेल ने ध्यान रखा है किंडरगार्टन पद्धति में। दोस्तों अगला है आत्मक्रिया पर बल। इस पद्धति में बालक को आत्मक्रिया पर बल के सजीव तथा स्वाभाविक माध्यम से शिक्षा दी जाती है। क्रियाशील
क्रियाशीलता, शिक्षक मित्र व पथ प्रदर्शक की प्रधानता के कारण बालक स्वयं कार्य करके सीखते हैं। विभिन्न व्यावसायिक क्रिया को महत्व, वस्तुएं तथा उपकरणों द्वारा खेलने से बालकों की स्वक्रिया को शारीरिक श्रम पर बल उत्तेजना मिलती है, जिससे उनमें आत्मशक्ति, क्रियाशीलता और नैतिक तथा सामाजिक गुणों का आत्मविश्वास आदि का विकास होता है। अगला है शिक्षक मित्र। शिक्षक मित्र ये पथ प्रदर्शक के रूप में, शिक्षक मित्र में यह शिक्षा पद्धति के आधुनिक शिक्षा का आधार बालक प्रधान है और इसमें शिक्षक का स्थान गौण होता है। शिक्षक का स्थान गौण होता है। इस पद्धति के सौंदर्यात्मक विकास में शिक्षक का स्थान केवल मित्र, सहायक तथा पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। शिक्षक केवल बालकों के कार्यकलापों का निरीक्षण करता है, उन पर दबाव नहीं डालते। मतलब कि इस शिक्षा पद्धति में मतलब यह शिक्षा पद्धति में जो शिक्षक मित्र के पद प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, मतलब इसमें बालक को प्रधान रूप में दिखाया जाता है, प्रधान रूप में रखा जाता है ताकि बालक को समझने में आसानी हो, बालक खुद से सब कुछ सीख सके। शिक्षक सिर्फ उसको सहायता करता है, उसको रास्ता दिखाने का काम करता है। अगला है व्यावसायिक क्रिया को महत्व दिया जाता है। व्यावसायिक क्रिया को फ्रोवेल ने अपनी मनोवैज्ञानिक पद्धति शिक्षा पद्धति में कार्य और व्यापारों को अत्यधिक महत्व दिया है। वे कार्य बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करते हैं। इससे उनकी कल्पना तथा रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। कल्पना तथा रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। दोस्तों आगे देखेंगे कि किंडरगार्टन के दोष क्या कहे तो था उसका गुण। अब दोष देख लेते हैं। इस पद्धति के मुख्य दोषों का विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहला दोष है अस्पष्ट रहस्यवादी सिद्धांत। कुछ शिक्षा शास्त्रियों का किंडरगार्टन पद्धति के दोष विचार है कि फ्रोवेल ने अपनी शिक्षा प्रणाली में जिन रहस्यवादी सिद्धांतों को आधार बनाया है वो अमनोवैज्ञानिक है, भ्रामक तथा अस्पष्ट रहस्यवादी सिद्धांत अस्पष्ट है। फ्रोवेल के रहस्यवादी या रहस्यवाद में कल्पना का बाहुल्य है और उसके 4 सीमित स्वतंत्रता द्वारा बालक वास्तविक जीवन से बहुत दूर पहुंच जाते हैं। दूसरे वैज्ञानिक मानते हैं कि फ्रोवेल ने जो नियम बनाया है किंडरगार्टन, ये ज्यादातर रहस्यमयी है या फिर इसमें ये अकाल्पनिक है, कल्पना का बाहुल्य मात्र है। अगला है सीमित स्वतंत्रता। यथापि इस पद्धति में बालक की ध्यान स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया गया है, लेकिन वास्तव में यह विषयों की अन्योन्याश्रितता को स्वतंत्रता सीमित है। इस पद्धति के द्वारा बालक को निश्चित उपहारों, अभाव कार्य, गीतों तथा खेलों में बांधना पड़ता है, जिस कारण बालक अपने उपहार बनावटी तथा मनमाने आपको पूर्ण स्वतंत्रता अनुभव नहीं कर पाते। वे उस वातावरण में कुछ गीत और चित्र पुराने कुछ बंधनों का अनुभव करते हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों को अभाव होता है इसमें। अगला है कि व्यक्ति के विकास पर कम ध्यान। इस पद्धति में ज्ञान की प्रक्रिया का गलत अर्थ सामूहिक एकता और सामूहिक जीवन पर इतना अधिक बल दिया जाता है कि उत्तरदायित्व की शिक्षा का अभाव गया है कि बालक की व्यक्ति की उपेक्षा की जाती है। अमनोवैज्ञानिक पद्धति मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह उचित नहीं है। यह एक अनवैज्ञानिक पद्धति है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह उचित नहीं है। अगला दोष है विषयों की अन्योन्याश्रितता का अभाव। इस पद्धति में विषय अलग अलग करके पढ़ाए जाते हैं, इसलिए विभिन्न विषयों में समन्वय स्थापित नहीं किया जा सकता। उत्तम शिक्षण प्रणाली वही हो सकती है जिसमें सभी विषय परस्पर अन्योन्याश्रित हो और एक दूसरे पर बना हो। अगला है कि उपहार बनावटी तथा मनमाने तरीके से इसको हो जाता है, उपहार बनावटी मनमाने। अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि फ्रोवेल के उपहार स्वरूप में बनावटी और प्रस्तुत करने के क्रम में मनमाने हैं। इनका प्रयोग स्वेच्छापूर्वक किया गया है। फ्रोवेल ने इस तथ्य की उपेक्षा कर दी है कि बालक विद्यालय में जाने से पहले ही भिन्न भिन्न आकृतियों, रूपों और रंगों से परिचित हो जाता है और उसे उपहारों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए आजकल बहुत से विद्यालयों ने इन उपहारों को अनावश्यक समझकर पाठ्यक्रम से निकाल दिया है। तो दोस्तों ये था कुछ
दोष फ्रोवेल के विधि का, किंडरगार्टन पद्धति का, और ये ज़्यादातर बच्चों के लिए काम आता है। ये बच्चों को अपने जन्म से जो भी चीज़ ज़रूरत होता है सब हर को चीज़ों को सिखाया जाता है। बच्चा किस प्रकार से चले, किस प्रकार से खाना खाए, किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करे, उन सभी चीज़ों को किंडरगार्टन विद्यालय में ध्यान रखा जाता है। लेकिन उसके कुछ गुण भी है और उसके कुछ दोष भी है, जिसको मैंने इसमें आपको बताया। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। दोस्तों, आज का अगला टॉपिक है बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा। महात्मा गांधी का व्यक्तित्व और कृतित्व आदर्शवादी रहा है। उनका आचरण परिजनवादी विचारधारा से प्रभावित था। विश्व के अधिकांश लोग उन्हें महान राजनीतिक एवं समाज सुधारक के रूप में जानते हैं, परंतु उनका यह मानना था कि सामाजिक उन्नति हेतु शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष योगदान रहा। उनका मूल मंत्र था शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। उसके लिए सभी को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। दोस्तों, आप लोगों को एक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा बुनियादी शिक्षा, जिसको हम लोग बेसिक एजुकेशन मानते हैं, कि एक व्यक्ति के जीवन के जीने के लिए उसके एक बेसिक जो शिक्षा की जरूरत होता है। गांधी जी चाहते थे कि वो अपना बेस मजबूत करे, अपना चिंताधारा को चेंज करे। उस हिसाब से गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा को वर्णन किया है। आगे देखेंगे कि उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में मनुष्य को एकादश मत, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, असत्य, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता निवारण, कायिक श्रम, सर्वधर्म समभाव और विनम्रता पालन की ओर प्रवृत्त करने पर बल दिया है। ये सब कामों पर उन्होंने ज्यादातर फोकस किया है। महात्मा गांधी जी ने के शिक्षा दर्शन के कुछ सिद्धांत है, इसको हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी भारत के एक महान विचारक, समाज सुधारक तथा शिक्षाविद थे। उनका शिक्षा दर्शन सत्य, अहिंसा तथा सत्याग्रह पर आधारित है। शिक्षा की उनकी लोकप्रिय परिभाषा अर्थात शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा का उत्तम रूप से सर्वांगीण विकास करना है। महात्मा गांधी क्या मानते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा का उत्तम रूप से सर्वांगीण विकास करना है। मानव व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास को सूचित करता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास, इन सभी विकासों को सूचित करता है। महात्मा गांधी के अनुसार सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, निर्भयता, विश्वास, मानवता आदि जैसे मूल्य किसी भी व्यक्ति के जीवन के आधार है। उनकी बुनियादी शिक्षा, शिल्प आधारित शिक्षा, नैतिक एवं मूल्य शिक्षा की अवधारणा का वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में महान प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, शिक्षा का तात्पर्य क्या है गांधी जी के बारे में? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य क्या है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। वे केवल साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे। जैसे हम लोग डिग्री हासिल कर लिए है लेकिन हम लोग का कोई स्किल नहीं है हम लोग में, वो उसको शिक्षा नहीं मानते थे। वे केवल साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे। उनके अनुसार साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही प्रारंभ, या केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जो बालक एवं मनुष्य की समस्त प्रतिभाओं, जिसमें शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक भी सम्मिलित है, का विकास करे। मतलब इन सभी चीजों का, शारीरिक, आध्यात्मिक सभी चीजों का विकास करना ही शिक्षा का तात्पर्य है। दोस्तों, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। गांधी जी का स्पष्ट प्रभाव उनके शैक्षिक उद्देश्यों पर परिलक्षित होता है, मतलब दिखाई देता है। शिक्षा ऐसी हो जो छात्रों को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बना सके। शिक्षा इस प्रकार का हो जो मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बना सके। लेकिन आजकल जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद ना कोई काम कर सकते हैं या फिर ना कोई कुछ कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसमें हम लोग स्किल प्रोवाइड नहीं किया जाता, स्किल पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बस हम लोग को डिग्री हासिल करने पर ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है शिक्षा द्वारा छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जाना चाहिए। जो सामाजिक उसका जो काम है, समाज में क्या क्या उसका योगदान देना है, उसको उन सभी का विकास, भावना का विकास करना किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी का शिक्षा के उद्देश्य में ये बातों को शामिल किया गया है। आगे है कि बालकों में ऐसी भावना का विकास करे जिसमें बालक अच्छे बुरे, नैतिक अनैतिक, करणीय अकरणीय, त्याज्य ग्रहणीय तथ्यों के मध्य अंतर कर सके। क्या उसको करना है, क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, क्या पाना है, क्या खोना है, इन सभी के बीच में अंतर कर सके। दोस्तों, अगला पॉइंट देखेंगे, शिक्षा द्वारा छात्रों में अनुशासित स्वतंत्रता की भावना विकसित की जाए। सविधा या विमुक्ते, ये संस्कृत का भाषा का श्लोक होगा। इस विचारधारा का गांधी जी का पूरा समर्थन करते हैं, किंतु ये मुक्त स्वतंत्रता के पक्षपाती नहीं थे। ये पूर्ण रूप से जो स्वतंत्रता थे, मुक्त स्वतंत्रता, उसके पक्षपाती नहीं थे।
दोस्तों शिक्षा प्रणाली में थोड़ा देखेंगे कि शिक्षा प्रणाली, गांधी का जो प्रणाली, शिक्षा प्रणाली क्या है। महात्मा गांधी ने पाठ्यक्रम में हस्तकौशल एवं उद्योगों को सर्वप्रथम स्थान दिया है या सर्वप्रमुख स्थान दिया है। इसके बाद क्रमशः मातृभाषा, व्यावहारिक गणित, सामाजिक विषय, सामान्य विज्ञान, संगीत, चित्रकला, स्वास्थ्य विज्ञान और आचरण शिक्षा को रखा है। शिक्षण विधि के अंतर्गत उन्होंने करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना एवं समन्वित ज्ञान के लिए सहसंबंध विधि को सर्वोत्तम माना है। दोस्तों बुनियादी शिक्षा को नई तालीम भी कहा गया है। बुनियादी शिक्षा या नई तालीम, सन 1937 में गांधी जी ने वर्धा में हो रहे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा जाता है, में नए तालीम के नाम से एक जीवन दर्शन तथा शिक्षा पद्धति देश के समक्ष प्रस्तुत की, जो अहिंसक, समतामूलक, न्यायाधिष्ठित समाज निर्माण का उद्देश्य रखती है। न्यायाधिष्ठित समाज निर्माण का उद्देश्य रखती है। दोस्तों जीवन ने जीवन भर शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए। उन्होंने स्वयं के द्वारा परिवर्तित शिक्षा को नए तालीम नाम दिया। जो उन्होंने शिक्षा का दिया था बुनियादी शिक्षा, उसको नए तालीम नाम दिया। गांधी जी का यह स्पष्ट मानना था कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा में परिवर्तन अति आवश्यक है। इसलिए अहिंसक सामाजिक क्रांति के लिए नए तालीम का अमोघ अचूक शास्त्र है। उनकी शिक्षा योजना के पीछे स्वयं उनके जीवन के अनुभव है। अपनी शिक्षा में गांधी जी ने आत्मा के विकास का आधार सत्य, सामाजिक व्यवस्था का आधार अहिंसा और आर्थिक ढांचे का आधार अपरिग्रह को माना। कर्म केंद्रित शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ ही उसे एक समाजोपयोगी प्राणी भी बनाता है। दोस्तों जो गांधी जी के अनुसार जो हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है और उसको एक समाज उपयोगी बनाता है, जो समाज के लिए काम आ सके। लेकिन आजकल का जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, शायद समाज का कोई काम ना आता हो। तो चलिए आगे देखते हैं कि अपने अध्ययन काल के दौरान गांधी जी ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली की कमियों व इसकी निरर्थकता को गंभीरता पूर्वक से महसूस किया था। इसी समय से उनका यह निश्चित मत हो गया था कि शिक्षा यदि नैतिकता नहीं सिखाती तो वह शिक्षा ही नहीं है। शिक्षा ही नहीं है। जैसे आजकल पढ़ाई करके कोई किसी को काट देता है, कोई किसी को मार देता है, ना ही उस पर दया आते हैं। ये सब नैतिकता का ज्ञान के बिना गांधी जी मानते हैं कि शिक्षा ही नहीं है। दोस्तों इसके साथ ही विद्याभ्यास में शारीरिक शिक्षा का समान स्थान होना चाहिए। स्कूली शिक्षा में धर्म की शिक्षा का अभाव उन्हें हमेशा ही खटकता रहा। लंदन में कानून का अध्ययन करते हुए गांधी जी ने यह अनुभव किया कि वास्तविक शिक्षण तो स्वाध्याय या स्वशिक्षण से ही प्राप्त किया सकता है। जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जो शिक्षा से संबंधित ना हो। इसलिए गांधी जी ने आहार विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, स्वच्छता व स्वास्थ्य से संबंधित विषयों का गंभीरता से अध्ययन किया तथा खाना बनाना, कपड़े धोना, प्रेस करना, सफाई व अन्य दूसरे गृह कार्य इत्यादि को भी खुद सीखा। दोस्तों आगे देखेंगे कि कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि वर्तमान शिक्षा का व्यवहार से कोई संबंध नहीं है और शिक्षा का संबंध काम से ना हो तो यह शिक्षा बेकार है। इसीलिए शिक्षा में व्यवहार का ज्ञान का तत्व अनिवार्य रूप से होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना या कैरियर बनाना नहीं, बल्कि अच्छा बनना और देश सेवा करना है। फिनिक्स आश्रम में उन्होंने 3 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे खेती का काम, 2 घंटे इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र में काम अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। टॉलस्टॉय आश्रम की पाठशाला में गांधी जी ने शिक्षा में उद्योग को शामिल किया। शिक्षण मातृभाषा में देना, विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाना, सभी विषयों का ज्ञान देना शामिल था। उन्होंने अनुभव किया कि शुद्ध शिक्षा के बिना राजनीतिक क्षेत्र में भी स्वराज की दिशा में किए गए सब प्रयत्न व्यर्थ होंगे। शिक्षा के बिना चाहे किसी भी फील्ड में जाइए, कोई भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। लेकिन आजकल तो सक्सेस हो जाते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी की नए तालीम को देखकर कहा था, इसमें स्वराज की चाबी मौजूद है। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने विधिवत पाठशाला प्रारंभ की, जहां समस्त 1937 में गांधी जी ने नए तालीम के नाम से इस उद्योग केंद्रित स्वावलंबी शिक्षा का प्रारूप देश के समक्ष रखा। उस संदर्भ में उनका कहना है कि शिक्षा का माध्यम ही किसी उद्योग को बनाना चाहिए और चुने हुए उद्योगों के माध्यम से सभी विषयों की शिक्षा देनी चाहिए। शारीरिक श्रम द्वारा बच्चों का मानसिक विकास होना चाहिए और शारीरिक श्रम की शिक्षा महज इसीलिए नहीं दी जाएगी कि बच्चों स्कूल के संग्रहालयों के चीज तैयार करे अथवा ऐसे खिलौने बनाए जिनकी कीमत ही ना हो। शारीरिक श्रम द्वारा ऐसी चीजों का उत्पादन होना चाहिए जो बाजार में बिक सकती हो, जो कुछ काम आए। ऐसा शिक्षा हम लोग को ग्रहण करना चाहिए।
दोस्तों, नए तालीम के संबंध में 14 दिसंबर 1947 को अपनी अंतिम चर्चा में गांधी जी ने कहा था, नए तालीम जीवन भर जारी रहनी चाहिए। इसका क्षेत्र गर्भाधान से अंतिम संस्कार तक है। सामान्यतः यह माना जाता है कि बुनियादी शिक्षा उद्योग द्वारा शिक्षण देना है। यह एक हद तक सही है, परंतु यह संपूर्ण सत्य नहीं है। नए तालीम की जड़ें और गहरी जाती हैं। या तो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सत्य अहिंसा के आधार पर टिकी है। सच्चा शिक्षण वह है जो व्यक्ति को सच्ची स्वतंत्रता दिलाए, बच्ची खुद काम कर सके, खुद अपना रोजगार कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। नए तालीम का यह उद्देश्य था। दोस्तों, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा आज भी आवश्यकता है, क्योंकि आज विश्व में जो विनाश और तबाही फैल रही है और मनुष्य में मानवता की कमी के कारण बढ़ती जा रही है। गांधी जी ने क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया, जो आज भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि स्वयं करके सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, जो प्रत्येक क्षेत्र के लिए आवश्यक है। गांधी जी ने शारीरिक श्रम का सम्मान किया। उनके अनुसार मनुष्य को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जो काम आदर करेगा वही उत्पादन कार्य से जुड़ सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने समझ लिया कि गांधी जी ऐसा शिक्षा चाहते थे जिससे बच्चा स्व आत्मनिर्भर बन सके, बच्चा खुद काम करके अपना रोजगार प्राप्त कर सके और नैतिकता का गुण उसमें आए, व्यवहार में उसका परिवर्तन आए। ऐसा शिक्षा हासिल करना चाहिए जो समाज के काम आ सके। इसको हम लोग बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा या नए तालीम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का अगला टॉपिक। दोस्तों, अगला टॉपिक नंबर 13, रूसो के शैक्षिक विचार। दोस्तों, रूसो के शैक्षिक विचारों में देखेंगे, महान फ्रांसीसी दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री रूसो ने शिक्षा के विषय में अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। रूसो प्रकृतिवाद का प्रबल समर्थक थे। प्रकृतिवाद आप लोग को याद आ रहा होगा, नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद का प्रबल समर्थक था। उसके शैक्षिक विचारों का संक्षिप्त वर्णन निम्नवत है। सबसे पहले देखते हैं कि उसके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। रूसो के अनुसार, रूसो अपने प्रकृतिवादी दृष्टिकोण से शिक्षा को हर स्थान पर प्रभावित करता है। वह शिक्षा को एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानता है। उनके अनुसार सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। यह उसकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। उसके अंदर जो शक्तियां है उसके अनुसार प्रफुल्लित जो होती है, जो हम लोग का वही मानते हैं रूसो। रूसो महोदय मानते हैं कि वह व्यक्ति के अंदर ही प्रस्फुटित होती है। यह इसकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। दोस्तों, आगे देखेंगे कि रूसो महोदय क्या कहते हैं। रूसो की शिक्षा की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। रूसो के अनुसार शिक्षा का अवधारणा क्या होना चाहिए। रूसो शिक्षा को प्राकृतिक क्रिया मानते हैं। इनका स्पष्टीकरण था कि सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है, अतः उसे अपनी प्रकृति के अनुसार ही सीखना देना चाहिए। इसमें दो मत नहीं कि सीखने की इच्छा और सीखने की शक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, परंतु सीखता वह तभी है जब उसके और सिखाने वाले बीच अंतक्रिया होती है। इसीलिए आज शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। दोस्तों, रूसो मानते हैं कि शिक्षा एक प्राकृतिक क्रिया है, वो ऑटोमेटिक होता जाएगा। रूसो महोदय मानते हैं जन्मजात शक्ति होती है सीखने की। दोस्तों, आगे देखेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है। रूसो के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होना चाहिए। रूसो ने शिक्षा काल को 4 स्तरों में बांटा है और चारों काल की शिक्षा के लिए अलग अलग उद्देश्य निश्चित किए गए हैं। इनके द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्यों को हम इस प्रकार क्रमबद्ध कर सकते हैं: शारीरिक विकास, इंद्रिय प्रशिक्षण, बौद्धिक विकास, भावात्मक विकास, जीने की कला, अधिकारों की रक्षा और स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण। रूसो के उद्देश्य संबंधी विचारों को यदि ध्यान पूर्वक देखा या समझा जाए तो इसमें आज की दृष्टि से कुछ दोष है। ये शिक्षा के एक स्तर पर किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति पर बल देते हैं। इनके शासन तंत्र और नागरिकता की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं समझी, जब आज की यह एक बड़ी मांग है, और इन्होंने मनुष्य के नैतिक एवं चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास को कोई स्थान नहीं दिया। आज स्थिति यह है कि लोग भौतिकता से उब चुके हैं और वास्तविक सुख और शांति की खोज आध्यात्मिकता की ओर लौट रहे हैं। आज शिक्षा द्वारा मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता है, लेकिन रूसो के समय बल नहीं दिया जाता था। दोस्तों, अगला देखेंगे कि शिक्षा की पाठ्यक्रम। रूसो के अनुसार शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम है, क्यूरिकुलम। विकास की दृष्टि से मनुष्य को भिन्न आयु स्तरों में बांटने का रूसो ने जो प्रयास किया है, शिक्षा जगत में इसका महत्व अवश्य है, पर भिन्न आयु स्तर पर निश्चित शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यचर्या से आज के विद्वान पूर्ण रूप से सहमत नहीं है। बच्चों को समाज से दूर रखकर उनकी शिक्षा की बात, जन्म से 5 वर्ष तक केवल शारीरिक विकास पर ध्यान देने की बात, 12 वर्ष तक इंद्रियों के प्रशिक्षण की बात, और फिर भाषा, गणित,
भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल एवं उद्योग की शिक्षा की बात आज की विद्वान को स्वीकार नहीं है। दोस्तों, शिक्षण विधियां, अब देखते हैं हम लोग शिक्षण विधियां कौन कौन से हैं। शिक्षा के क्षेत्र से कृत्रिमता दूर करने का रूसों का प्रयास प्रशंसनीय है। इन्होंने कहा कि बच्चों की समाज के कृत्रिम और दोषपूर्ण पर्यावरण से दूर प्रकृति की गोद में रखकर उसकी शिक्षा का विधान करना चाहिए। प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू नेचर इनका पहला नारा था। रूसों ने पहला नारा जो दिया था, प्रकृति की ओर लौटो। ये मानते थे कि हम लोग सब कुछ प्रकृति से सीख सकते हैं और एक दिन प्रकृति में ही हम लोग विलीन हो जाएंगे। इन्होंने बच्चों को छोटा पोड़ मानकर उन्होंने पोड़ों को कर्तव्यों का ज्ञान कराने के अनुदेशन एवं कथन पद्धति का विरोध किया। इन्होंने कहा कि बच्चा बच्चा होता है, छोटा पोड़ नहीं। उसकी शक्ति, रुचि एवं रुझान पोड़ों से भिन्न होती है, अतः उस पर आदर्शों का बोझ नहीं डालना चाहिए। उसे स्वतंत्र रूप से करके सीखने देना चाहिए। करके सीखना, एक स्वानुभव द्वारा सीखना इनका दूसरा नारा था। इनकी यह बात आज सभी लोग मानते हैं। दोस्तों, अनुशासन, इसका अनुशासन कैसा होना चाहिए? अनुशासन के क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता का नारा रूसों की ही कही जाएगी। बच्चों को किसी भी समय अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती, इससे तो अव्यवस्था ही हाथ लगेगी। इनका यह विचार कि प्रकृति बच्चों के बुरे कार्य के लिए उन्हें स्वयं दंड देगी और उन कार्यों को करना छोड़ देंगे जिनसे उनको दुख मिलेगा, युक्ति संगत नहीं है। मनुष्य के सहस्त्र वर्षों के अनुभव का परिणाम है। उसकी सामाजिक व्यवस्था एवं नैतिकता मनुष्य के उचित विकास के लिए उसे सामाजिक बंधनों में रखना ही होगा। उसको मनुष्य को सामाजिक बंधनों के अंदर रखना ही होगा उसके उचित भविष्य के लिए। दोस्तों, रूसों के अनुसार शिक्षक का क्या गुण है या शिक्षक कैसा होना चाहिए? समाज एवं सामाजिक संस्थाओं के विरोध में रूसों द्वारा शिक्षक को भी दोषपूर्ण मान लेना उचित नहीं कहा जा सकता। इनका यह विचार भी दोषपूर्ण है कि अध्यापक का कार्य बच्चों के केवल प्राकृतिक विकास में सहायता करना है। अध्यापक को बच्चों को मानव उपलब्धियों से परिचित कराकर उन्हें शीघ्र से शीघ्र उससे आगे बढ़ने के लिए तैयार करना ही होगा। हाँ, रूसों की यह बात आज सभी स्वीकार करते हैं कि शिक्षक को अनुदेशक के रूप में नहीं, पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए। शिक्षक को अनुदेशक मतलब सब कुछ करके देना नहीं है, बस उसको पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाना है किस प्रकार से बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। रूसी के अनुसार यह तो कथन है। दोस्तों, इसके अनुसार शिक्षार्थी का क्या रोल है? स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? रूसो इस युग के पहले व्यक्ति है जिन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता की आवाज उठाई। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये बच्चों के व्यक्तित्व का आदर करते थे और उनकी शिक्षा की व्यवस्था उनकी रुचि, रुझान और योग्यतानुसार करने पर बल देते थे। रूसों से पहले शिक्षा या तो शिक्षक केंद्रित थी या पाठ्यक्रम केंद्रित। रूसों ने इसे बाल केंद्रित बनाने पर बल दिया। आज संसार के किसी भी देश की शिक्षा में बच्चों के व्यक्तित्व का आदर किया जाता है। ये रूसों की बड़ी देन है। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि विद्यालय कैसा होना चाहिए। रूसों की यह बात मान्य है कि विद्यालयों का निर्माण दूषित समाज से दूर प्रकृति की सुरम्य गोद में करना चाहिए। समाज के दोषों को दूर करने का उपाय शिक्षा ही है, अतः विद्यालय का पर्यावरण आदर्श होना चाहिए। समाज के दोषों से मुक्त होना चाहिए, पर उनमें बच्चों को केवल अपनी प्रकृति के अनुकूल विकास करने की स्वतंत्रता, सुविधाएं प्रदान करने की उनकी बात बड़ी अटपटी है। यदि विद्यालय में किसी प्रकार की समय सारणी न होगी, उनकी कार्य प्रणाली निश्चित नहीं होगी, अध्यापक को यह पता नहीं होगा कि उसे क्या और क्यों कैसे करना है, तो विद्यालय में किसी प्रकार की व्यवस्था संभव नहीं होगी और हम बच्चों को एक पशु से अधिक और कुछ नहीं बना सकेंगे। मनुष्य के कार्य की विशेषता उसकी सुनियोजितता ही होती है। अनुचित कार्य से मनुष्य विकास के पथ पर बढ़ ही नहीं सकता था। दोस्तों, ये था रूसों का कुछ टॉपिक। रूसों के अनुसार क्या होना, रूसों मानते थे बच्चों प्रकृति से सब कुछ सीख सकता है, उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, प्रकृति से ही वो सब कुछ सीख लेगा, जीवन जीना करके सीख लेगा किस प्रकार से उसको क्या करना है। लेकिन ये संपूर्ण हिसाब से सही नहीं है, दूसरे वैज्ञानिकों का मत है। दोस्तों, आप लोग उम्मीद करते हैं कि रूसों का थॉट को समझ गए होंगे। रूसों ने कहा ही है कि प्रकृति की ओर लौटो, उसको प्रकृति से प्रेम था, वो प्रकृतिवादी थे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का अगला टॉपिक। पेपर फाउंडेशन नंबर 1 का हम लोग अगला टॉपिक ये देखेंगे। कुछ ही और टॉपिक बचा है, इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, अगला टॉपिक है महात्मा गांधी के जीवन दर्शन। हम लोगों ने बुनियादी शिक्षा देखा महात्मा गांधी का, नए तालीम। अब हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी के जीवन दर्शन कैसा है। दोस्तों, गांधी दर्शन के 4 आधारभूत सिद्धांत है। गांधी दर्शन के 4 आधारभूत सिद्धांत है: सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव।
यह बचपन में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक देखकर सत्यावलंबी बने। उनका विश्वास था कि सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही परमेश्वर है। उन्होंने सत्य की आराधना को भक्ति माना और अपनी आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग रखा। आत्मकथा नाम क्या रखा? सत्य के प्रयोग। मुंडकोपनिषद से लिए गए राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते से की प्रेरणा स्रोत बापू है। अहिंसा का अर्थ है मन, वाणी अथवा कर्म से किसी को आहत ना करना। अहिंसा का क्या अर्थ है? अहिंसा का अर्थ है मन, वाणी अथवा कर्म से किसी को आहत ना करना। ईर्ष्या, दोष अथवा किसी का बुरा चाहना वैचारिक हिंसा है तथा परनिंदा, झूठ बोलना, अपशब्दों का प्रयोग एवं निष्प्रयोजन वाद विवाद वाचक हिंसा के अंतर्गत आते हैं। बापू सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनका विचार था अहिंसा के बिना सत्य की खोज असंभव है। अहिंसा के बिना सत्य की खोज असंभव है। अहिंसा साधन है और सत्य साध्य। शांति प्रेमी रूस के टॉलस्टॉय और अमेरिका के हेनरी डेविड थॉरो ने उनके आदर्श थे। हेनरी डेविड थॉरो उनके आदर्श माने जाते थे। दोस्तों, गांधी जी हमेशा सत्य अहिंसा के पथ पर चले हैं, वही इसको जीवन दर्शन में दर्शाया गया है। गांधी जी जीवन दर्शन एवं दार्शनिक विचार निम्नलिखित है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है एकेश्वरवादी। महात्मा गांधी जी का विश्वास ईश्वर में है। उनकी दृष्टि में ईश्वर एक है, उनके नाम अनेक है। वे कहते हैं कि केवल ईश्वर ही स्वाभाविक है, विश्व माया रूपी है, केवल ईश्वर ही परिवर्तन के बीच में स्थिर रहता है। गांधी जी की दृष्टि में ईश्वर सृष्टि में अंतिम सत्य है। ईश्वर सृष्टि में अंतिम सत्य है। दोस्तों, अगला है आत्मा। आत्मा के संबंध में गांधी जी कठोपनिषद की बातों में विश्वास रखते थे, जिसमें शरीर रूपी रथ से आत्मा योद्धा के सदृश है, बुद्धि सारथी है तथा मन लगाम है, इंद्रिया घोड़े हैं और शब्द का रूप रसगंध स्पर्श क्षेत्र है। ये आत्मा के रूप लिए गांधी जी मानते थे। दोस्तों, प्रकृति जगत कैसा होना चाहिए? प्रकृति अनित्य है, ऐसा विश्वास गांधी जी का था। गांधी जी के विचार में संसार सत्य है, उसकी सत्ता व्यावहारिक है। व्यावहारिक सत्ता के विचार में माया है। माया का अर्थ उन्होंने भ्रम नहीं रूपांतर अभ्यास माना है। दोस्तों, अगला है गांधी जी का जीवन दर्शन में सत्य। गांधी जी के लिए सत्य के अतिरिक्त अन्य कोई भगवान नहीं है। वह सत्य की ईश्वर मानते हैं, ना कि ईश्वर को सत्य। इसीलिए वह कहते हैं कि सत्य ही भगवान है, सत्य अंतिम साध्य है और अहिंसा, विनय, तप, साधना एवं त्याग इस साध्य की प्राप्ति के साधन है। दोस्तों, अगला पॉइंट है अहिंसा। गांधी जी अहिंसा को बहुत ही मानते थे, सत्तर अहिंसा को। गांधी जी अहिंसा के सच्चे पुजारी थे। अहिंसा परमो धर्म के उपासक थे। अहिंसा के द्वारा ही ईश्वर का दर्शन करना चाहते थे। गांधी जी की अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं, वह एक नैतिक बल है जिसके समक्ष प्रबल शक्ति भी झुक जाती है। उसका अगला है प्रेम। गांधी जी विश्व में प्रेम का अखंड साम्राज्य बनाना चाहते थे। वे मानव समाज में प्रेम की पवित्र धारा बहाना चाहते थे। उन्होंने अपने को प्रेम की प्रतिमूर्ति बना लिया था और इसीलिए समाज के दलित एवं नीच कहलवाने वाले हरिजनों को ये गले लगाते थे। उन्होंने प्रेम को अहिंसा का अंग माना है। तो ये था दोस्तों गांधी जी के जीवन दर्शन। गांधी जी के ये जीवन दर्शन था। आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिए। कुछ पॉइंट है, एकेश्वरवादी, आत्मा, प्रकृति जगत, सत्य, अहिंसा, प्रेम, श्रम। बस श्रम में देखेंगे कि श्रम में अगर देखना चाहे तो श्रम, महात्मा गांधी श्रम को अत्यधिक महत्व देते थे। उनका कहना था कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी श्रम की कमाई खानी चाहिए। श्रम को उन्होंने धनुष्य श्रेष्ठ माना है। वे कहते हैं कि श्रम धन से बहुत अधिक श्रेष्ठ है। बिना श्रम के सोना चांदी अनुपयोगी भार के समान है। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट था जो गांधी जी के जीवन दर्शन को दर्शाते हैं। श्रम, प्रेम, अहिंसा, सत्य, प्रकृति जगत, आत्मा और एकेश्वरवादी, इन चीजों को गांधी जी अपने जीवन दर्शन में शामिल किए थे। विचार थे इनका, गांधी जी के विचार थे। तो चलिए देखते हैं आज का अगला टॉपिक। दोस्तों, अगला टॉपिक है समाज में विद्यालय का क्या स्थान है, या समाज में विद्यालय का स्थान, उसके महत्व एवं आवश्यकता। जो हमारे समाज में जो विद्यालय बना है उसका महत्व क्या है, उसका स्थान क्या है, इसके बारे में हम लोग जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जानना पड़ेगा, हम लोग को विद्यालय का अर्थ को जानना पड़ेगा। विद्यालय का अर्थ, आखिर विद्यालय का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग हम लोग क्या समझ सकते हैं। दोस्तों, संस्कृत में विद्या प्लस आलय अर्थात विद्या का स्थान
इस रूप में विद्यालय का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी के स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द स्कोले से हुई है। इसका अर्थ है अवकाश। इसका अर्थ है अवकाश, अवकाश मतलब छुट्टी। प्राचीन यूनान में इन अवकाश के स्थलों को स्कूल कहा जाता था और अवकाश को अंतिम विकास करने के स्थान के रूप में माना जाता था। ग्रीक देशों में ऐसे स्थानों को विद्यालय कहा जाता था जहां अवकाश के समय में विचार विमर्श अथवा वाद विवाद होता था। लेकिन बाद में यही स्थान सुनियोजित ढंग से शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्र के रूप में परिवर्तित हो गए। केंद्र के रूप में परिवर्तित हो गए। आज विद्यालय को ऐसी सामाजिक संस्था के रूप में माना जाता है जहां बालक अपनी योग्यता, क्षमताओं, रुचियों और रुझानों के अनुसार अपना विकास करते हैं। समाज के आदर्शों, मूल्य, विचारों, परंपराओं, आशाओं, अभिलाषाओं और आकांक्षाओं को जीवित रखने के लिए विद्यालयों को शिक्षा का केंद्र माना जाता है। दोस्तों, आप लोग तो समझ लिए, लेकिन अब हम लोग देखेंगे विद्यालय की परिभाषा क्या क्या है। हुमायूं कबीर के अनुसार विद्यालय सामुदायिक जीवन की अभिव्यक्ति है। विद्यालय सामुदायिक जीवन की अभिव्यक्ति है। टीपी नंद महोदय क्या कहते हैं? विद्यालय को ऐसा स्थान नहीं समझा जाना चाहिए जहां किसी निश्चित ज्ञान को सीखा जाता है, अपितु यह ऐसा स्थान है जहां छात्रों को क्रियाओं के उन विशेष रूपों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है संसार में सर्वाधिक महत्व रखती है। सर्वाधिक महत्व रखती है। ये तो था कुछ परिभाषा। दोस्तों, निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे कि विद्यालय एक ऐसा उपवन है जिसमें एक शिक्षक माली की भूमिका में विद्यार्थी रूप रंग बिरंगे पुष्प को अपनी ज्ञान धारा में अभिषी चिंतन द्वारा इस प्रकार सुव्यवस्थित करता है कि वह उपवन की शोभा बढ़ाने के साथ साथ अपने संपूर्ण पर्यावरण को निर्मल, पवित्र एवं जीवंत बनाने का पुनीत कार्य करते हैं। दोस्तों, ये था इसका निष्कर्ष। विद्यालय के प्रकार अब हम लोग देखेंगे। विद्यालय के प्रकार। दोस्त, विद्यालय भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। यह विभिन्नता उनके स्वरूप, ढांचे, प्रशासन, विचारधाराएं, उद्देश्य, भौतिक संसाधन के आधार पर होती है। सबसे पहला है केंद्रीय विद्यालय। यह अखिल भारतीय स्तर पर संचालित है। इसमें समान पाठ्यपुस्तक समान स्तरों पर संचालित होता है। यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त है। सरकारी विद्यालय राज्य सरकार द्वारा जनता को सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक 40 विद्यार्थी पर एक स्कूल की योजना है एवं वर्तमान में सभी गांवों में इस प्रकार के विद्यालय है। ये सरकारी विद्यालय राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, ये था केंद्रीय विद्यालय। अगला है नवोदय विद्यालय, फिर निजी विद्यालय, इसको प्राइवेट स्कूल कहते हैं। नवोदय विद्यालय यह संस्थान केंद्र सरकार द्वारा संचालित है जो ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क आवास, भोजन एवं शिक्षा की व्यवस्था करता है। यह केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त है एवं कक्षा 6 से 12 स्तर के छात्रों को अध्ययन कराया जाता है। दोस्तों, अगला है निजी स्कूल, जिसको प्राइवेट विद्यालय कहते हैं या निजी विद्यालय, प्राइवेट स्कूल। दोस्तों, ऐसे विद्यालय जिनका पूरा संचालन निजी संस्था या समुदाय द्वारा होता है। ऐसे विद्यालय में कर्मचारियों को वेतन संस्था द्वारा दिया जाता है। ये विद्यालय निजी विद्यालय कहलाते हैं। निजी विद्यालय को मान्यता प्राप्त बोर्ड के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कुछ विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तथा कुछ विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अलग अलग राज्यों में स्थापित है द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा उनसे संबंधित पाठ्यचर्या का संचालन करते हैं। निजी विद्यालय एक व्यवसाय के रूप में लेते हैं, परंतु इनका उद्देश्य गुणवत्ता प्रदान करना भी है। गुणवत्ता का यह अंतर सरकारी और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के मध्य आसानी से देखा जा सकता है। दोस्तों, अगला है सांस्कृतिक विद्यालय। वेदों का अध्ययन कराया जाता है। पूजा, प्रार्थना, मंत्र इनकी दैनिक गतिविधियों में शामिल है। मूलतः संस्कृत पर आधारित ध्यान दिया जाती है। यह था उसका सांस्कृतिक विद्यालय में। उसके बाद मिशनरी स्कूल में ब्रिटिश काल से ईसाई धर्म से जुड़े संगठनों से प्रभावित यह विद्यालय सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त है। संचालित ये विद्यालय जिनमें ईसाई धर्म का प्रभाव अधिक देखा जाता है। सैनिक स्कूल से विद्यालय भी रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित होते हैं। विद्यालय भी रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित होते हैं। अगला है आर्मी वेलफेयर सोसाइटी। आर्मी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालय। इन विद्यालयों का प्रशासन रक्षा मंत्रालय के पास रहता है। सेना के प्रशासनिक अधिकारी इनका प्रशासन करते हैं। अगला है मिलिट्री स्कूल। ये विद्यालय भी रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित होते हैं। अगला है मदरसा। मुस्लिम समुदाय के बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है। आदर्श विद्या मंदिर मूलतः विद्या भारती द्वारा संचालित है एवं अन्य हिंदी भाषा पर मुख्यतः जोर देती है। अगला है अन्य विद्यालय। अन्य विद्यालयों में प्राय बौद्ध मठ, दूरस्थ विद्यालय,
चल विद्यालय, आर्य समाज आदि विद्यालय आते हैं। दोस्तों आदि विद्यालय आते हैं। विद्यालय के अब हम लोग देखेंगे मुख्य विशेषता क्या क्या है। ये तो विद्यालय के हम लोग प्रकार देख लिए, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आर्मी वेलफेयर सोसाइटी। अब हम लोग देखेंगे विद्यालय की मुख्य विशेषताएं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है विद्यालय समाज की आवश्यकताओं, मूल्य और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। शिक्षा प्रणाली समाज की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित होती है, तो विद्यालय का स्वरूप भी बदल जाता है। विद्यालय का स्वरूप भी बदल जाता है। दोस्तों अगला है विशिष्ट वातावरण। विद्यालय शिक्षा प्रक्रिया के संचालन हेतु विशेष वातावरण का सृजन करता है। यह वातावरण को सरल, शुद्ध और संतुलित बनाकर प्रस्तुत करता है। अगला है शिक्षा का साधन। विद्यालय शिक्षा साधन, विद्यालय शिक्षा का औपचारिक एवं सक्रिय साधन है। यह देश के भविष्य पर निर्माण होता है तथा विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता है। विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता है। बाल केंद्रित। दोस्तों विद्यालय में बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से बालक व्यक्तित्व का सर्वांगीण संतुलित विकास करता है। दोस्तों अगला है कि सामाजिक प्रगति का स्थान। सामाजिक प्रगति का स्थान, विद्यालय समाज को योग्य नागरिक प्रदान करके उसके विकास में महान योगदान देता है। इसी के द्वारा नए विचारों को जन्म दिया जाता है। यह ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करके समाज के विकास में भागीदारी बनते हैं। समाज के विकास में भागीदारी बनते हैं। दोस्तों विद्यालय की आवश्यकता में महत्व। समाज में विद्यालय के स्थान, महत्व और आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए एस बालाकृष्ण जोशी ने लिखा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्णय विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं वरना विद्यालयों में होता है। विद्यालयों को यह महत्वपूर्ण स्थान निम्नलिखित कारणों से दिया जाता है। पहला है अभिभावकों की व्यवस्था के चलते विद्यालय विद्यार्थियों का संपूर्ण उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। अगला है विद्यालय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं हस्तांतरण में सहायक है। अगला पॉइंट है विद्यालय परिवार और वाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है। अगला है विद्यालय को विद्यार्थियों के बहुमुखी सीख प्रतिभा विकास का महत्वपूर्ण स्थान समझा जाता है। अगला पॉइंट है कि राज्य के आदर्शों और विचारधाराओं को फैलाने के लिए विद्यालय को अति महत्वपूर्ण स्थान या साधन माना जाता है। दोस्तों इसलिए हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग है, जिनका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरुत्तरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलताओं सुरक्षित रखना और उसका भविष्य को आश्वस्त करना, ये सब उसका काम है। दोस्तों विद्यालय के कार्य, विद्यालय के कार्यों का विद्यालय के कार्यों का व्रेवकर, थॉमसन और नैन्सी कैरी विद्वानों ने अपने अनुसार वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार है। विद्यालय के औपचारिक कार्य। सबसे पहला विद्यालय का औपचारिक कार्य। विद्यालय के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, औपचारिक कार्य एवं अनौपचारिक कार्य। औपचारिक कार्य इस प्रकार के हैं। पहला है मानसिक योग्यता का विकास। विद्यालय का महत्वपूर्ण कार्य बालक की मानसिक योग्यता का विकास करना है। बुद्धि, विवेक, विचार शक्ति, समझने की योग्यता आदि को विकसित करके उनके प्रशिक्षण पर बल देना विद्यालय का कार्य है। अगला है संतुलित मस्तिष्क का निर्माण। एक ऐसे संतुलित मस्तिष्क का निर्माण करना जो छात्रों के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हो, विद्यालय का कार्य है। अर्थात विद्यालय का उद्देश्य बालक के संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करना, जिससे वह परिस्थितियों के अनुसार भविष्य के लिए नवीन मूल्य का निर्माण कर सके। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक का संरक्षण एवं हस्तांतरण। विद्यालय में बालकों को इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, दर्शन एवं साहित्य आदि विषयों का अध्ययन के माध्यम से उनकी संस्कृति से परिचित कराया जाता है। उसमें अपेक्षा सुधार किया जाता रहा है और आगामी पीढ़ी को भी इस ज्ञान से अवगत कराया जाता है। दोस्तों अगला पॉइंट है आर्थिक कुशलता। विद्यालय आर्थिक दृष्टि से बालकों को कुशल बनाने का कार्य ही संपन्न करते हैं। औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें आजीविका निर्वहन योग्य बनाने का कार्य कर भावी जीवन सुखमय बना सके। दोस्तों अगला पॉइंट है नागरिकता का विकास। भारत में एक लोकतंत्र व्यवस्था वाला गणराज्य है, जिसमें प्रत्येक नागरिक अपने अपने अधिकारों और कर्तव्यों जानकारी होना आवश्यक है, जिससे यह उत्तरदायित्व को सम्यक रूप से निर्वहन कर एक उत्तम नागरिक बन सके। विद्यालय का उत्तरदायित्व है कि नागरिकता के इन गुणों का विकास वह अपने विद्यार्थियों में करे। दोस्तों अगला पॉइंट है
चरित्र का विकास। विद्यालय में अनेक सामाजिक सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियां होती रहती है। इनकी विविध क्रियाओं द्वारा बालक के चरित्र का विकास हो जाता है। नैतिक एवं चारित्रिक विकास सामाजिक परिस्थितियों में ही संभव होता है। विद्यालय बालकों को इसके योग्य अपेक्षित परिस्थितियों प्रदान करती है। दोस्तों अगला पॉइंट है विद्यालय के अनौपचारिक कार्य। शारीरिक कार्य। शारीरिक विकास की भी अति महत्वपूर्ण है। शारीरिक विकास भी एक महत्वपूर्ण है। अतः कहा जा सकता है कि शरीर मांग खुलू धर्म साधनम। विद्यालय का एक कार्य बालकों को शारीरिक विकास को अवसर प्रदान करता है, जिससे वे स्वस्थ और शक्तिशाली बनकर समाज के स्वस्थ एवं सुखी नगर बन सके। दोस्तों अगला पॉइंट में देखेंगे कि सामाजिक भावना का विकास। विद्यालय समाज का एक लघु रूप होता है। बालकों में सामाजिक सहयोग, सहनशीलता, अनुशासन, सहानुभूति और सामाजिक चेतना जैसे गुणों का विकास किया जाना आवश्यक है, जिससे वे समाज के सम्मुख सामाजिक दृष्टिकोण एवं एक सक्रिय वातावरण का निर्माण कर सके। यह कार्य विद्यालय में अनेक क्रियाओं जैसे सामाजिक दायित्व, उत्सव, सेवा कैंप आदि के माध्यम से संपन्न करना होता है। दोस्तों अगला पॉइंट है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास। विद्यालय में अनेक क्रियाओं का आयोजन होता है। संगीत सम्मेलन, शैक्षिक यात्रा, वाद विवाद प्रतियोगिता, खेल प्रदर्शनियां आदि बालकों के संवेगात्मक विकास में सहयोगी होती हैं। विद्यालय के इन्हीं कार्यों के आधार पर समाज में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। दोस्तों अगला पॉइंट है विद्यालय में शिक्षा के गुणात्मक स्तर को प्रभावित करने वाले कारक। विद्यालय में शिक्षा के गुणात्मक स्तर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। सबसे पहला है वर्तमान समय में विद्यालय एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि वे एक विशिष्ट वातावरण की सृष्टि करते हैं, जिसमें रहकर बालक अथवा सर्वांगीण विकास कराता है। व्यक्ति के सामंजस्यपूर्ण विकास के फलस्वरूप उसमें सांस्कृतिक चेतना विकसित होती है, जिससे उसमें सामाजिक शिष्टाचार, सहानुभूति, निष्पक्षता, सहयोग और सहकार जैसे वांछनीय गुणों का विकास स्वतः ही हो जाता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और उसके लिए विद्यालय ही एक सामाजिक संस्था है, जिसमें बालक का सामाजिक विकास होता है। दोस्तों ये था कुछ पॉइंट। आगे देखेंगे कि एक अच्छा विद्यालय वही माना जाएगा जहाँ के विद्यार्थियों में शिक्षा का उच्च गुणात्मक स्तर पाया जाता है। उच्च गुणात्मक स्तर का कोई निश्चित मापदंड नहीं बनाया सकता है, परंतु कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूर्ण करके विद्यालय विद्यार्थियों में शिक्षा का गुणात्मक स्तर प्राप्त कर सकता है। वे आवश्यकताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला है कि विद्यालय नागरिकों के निर्माण में सहायक हो। विद्यालय शैक्षिक प्रक्रियाओं में समयानुकूल परिवर्तन करते हुए समाज की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करे। अगला है विद्यालय समाज की संस्कृति का संरक्षण करे और उसे भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करने। अगला पॉइंट है विद्यालय समुदाय की समस्याओं को सुलझाने के योग्य ज्ञान प्राप्त करे, जिससे बालक इन समस्याओं को सुलझाकर समुदाय की उन्नति में सहयोगी बन जाते हैं। अगला पॉइंट है कि विद्यालय व्यावसायिक और औद्योगिक प्रगति में सहायक सिद्ध हो। इसके लिए उनसे अपेक्षा है कि वे पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषय सम्मिलित करें। दोस्तों अगला है विद्यालय आदर्श मूल्य, आचारों, विचारों, परंपरा आदि का अपने क्षेत्र के जीवन का अंग बनाने का प्रयास करे। दोस्तों अगला पॉइंट है विद्यालय समाज में व्याप्त कुरीतियां, अंधविश्वासों, अनुपयोगी रूढ़ियों, परंपराओं आदि की स्पष्ट रूप से आलोचना करके परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार विद्यार्थियों में नवीन आदर्शों की ही स्थापना करे। दोस्तों अगला पॉइंट है कि विद्यालय सामाजिक और मानवीय मूल्यों का विकास कर बालकों को भविष्य की चुनौतियों से मुकाबला करने योग्य बनाने का प्रयास करे। दोस्तों यदि कोई भी विद्यालय उपयुक्त वर्णित अपेक्षाओं को पूर्ण करता है तो निश्चित ही उस विद्यालय के विद्यार्थियों में शिक्षा का स्तर, गुणात्मक स्तर पाया जाएगा। इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने में कुछ साधन महत्वपूर्ण निभाते हैं, जो विद्यालय में शिक्षित के गुणात्मक स्तर को प्रभावित भी करते हैं। तो दोस्तों ये था आपका समाज में विद्यालय का स्थान, महत्व एवं आवश्यकताएं। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। और आज का अगला टॉपिक है रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा। दोस्तों इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा। दोस्तों
टॉपिक नंबर 16 है, रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि प्रकृति, मानव तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परस्पर मेल एवं प्रेम होना चाहिए। प्रकृति, मानव तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परस्पर मेल एवं प्रेम होना चाहिए। उन्होंने सच्ची शिक्षा के द्वारा वर्तमान के सभी वस्तुओं में मेल और प्रेम की भावना विकसित करना चाहते थे। टैगोर का विश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना परम आवश्यक है। रूसो की भांति टैगोर भी प्रकृति को बालक की शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ साधन मानते थे। टैगोर को लिखा है, प्रकृति के पश्चात बालक को सामाजिक व्यवहार की धारा के संपर्क में आना चाहिए, सामाजिक व्यवहार की धारा में आना चाहिए। टैगोर के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर एस.बी. मुखर्जी ने लिखा है कि टैगोर आधुनिक भारत के शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे महान पैगंबर थे। उन्होंने अपने देश के सामने शिक्षा के सर्वोच्च आदर्शों को स्थापित करने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे तथा उन्होंने अपनी शिक्षा संस्थाओं में शैक्षिक प्रयोग किए जिन्होंने उनके आदर्शों का सजीव प्रतीक बना दिया। दोस्तों, टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत कुछ सिद्धांत है, उसको हम लोग देखते हैं। टैगोर के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत इस प्रकार के हैं। पहला है, बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा के माध्यम से होना चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेशक होना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बालक की रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास के लिए आत्म प्रकाशन का अवसर दिया जाना चाहिए। बालक की शिक्षा नगरों से दूर प्रकृति की गोद में होना चाहिए। ये भी रूसो की भांति इसका कुछ पॉइंट में मेल है। उसका अगला पॉइंट है, शिक्षा द्वारा बालक की समस्त शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए। उसका अगला है, बालक को प्रकृति वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं करके सीखने का अवसर मिलना चाहिए। दोस्तों, टैगोर के अनुसार शिक्षा की धारणा क्या है? शिक्षा की धारणा क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा की धारणा शरीर तथा आत्मा से है, जो प्रकृति की गोद में स्वस्थ एवं प्रसन्नित होकर विकास करता है। दोस्तों, इसके यहाँ उसका धारणा है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। गुरुदेव भारत में एक ऐसी शिक्षा चाहते थे, गुरुदेव मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ऐसी शिक्षा चाहते थे जो वातावरण के निकटतम संपर्क में दी जाए। वह समझते थे कि शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन से व्यक्ति में एकत्व की भावना का विकास है। सुसंयोजित व्यक्ति के लिए वह एकत्व की भावना ही सबसे महत्वपूर्ण समझते थे। वह चाहते थे कि शिक्षा द्वारा विद्यार्थी में यह क्षमता विकसित हो जाए कि वह प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके और समाज के साथ मनुष्यता का व्यवहार कर सके। दोस्तों, ये शिक्षा का इसके अनुसार अर्थ है, मनुष्य समाज के साथ सामंजस्यता कर सके। दोस्तों, टैगोर के जो शिक्षा का उद्देश्य है वो है शारीरिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, शिक्षा तथा जीवन में सामंजस्य स्थापित करना। उसके बाद आध्यात्मिक सांस्कृतिक का विकास करना, पूर्व मानव के रूप में विकास करना, उसके बाद सत्य एवं एकता का कायम करना। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा का उद्देश्य है तो ये थोड़ा आपके गांधी जी के नए तालीम की तरह है और रूसो के प्रकृतिवादी जैसा दोनों को मिला के बनाया गया, इस टाइप का आपका टैगोर के शिक्षा का उद्देश्य है। दोस्तों, अगला है, टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? टैगोर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए मनुष्य का पूर्ण विकास करना। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के अनेक विषयों को शामिल किया है। विषय जैसे कि इतिहास, प्रकृति अध्ययन, भूगोल, साहित्य इत्यादि, और क्रियाओं में नाटक, भ्रमण, बागवानी, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला, कार्य, ड्राइंग, मौलिक रचना, इन सभी को क्रियाएं में ऐड किया गया था इसके पाठ्यक्रम में। दोस्तों, इसके देखेंगे इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्या क्या है। इसके पाठ्यक्रम में खेलकूद, समाज सेवा, छात्र श्वसन आदि, ये सभी इसके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। उसके बाद टैगोर ने पाठ्यक्रम को विस्तृत बनाने का परामर्श दिया है। उनके अनुसार पाठ्यक्रम को इतना व्यापक होना चाहिए कि बालक के जीवन के सभी पक्षों का विकास हो सके। टैगोर ने किसी निश्चित पाठ्यक्रम की योजना नहीं बनाई। उन्होंने पाठ्यक्रम के संबंध में सामान्य विचार यत्र तत्र प्रस्तुत करते हैं और उन्हीं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे संस्कृत विषयों को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान देते थे। विश्व भारती में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य, प्रकृति का अध्ययन
आदि की शिक्षा तो दी ही जाती है, साथ ही अभिनय, क्षेत्रीय अध्ययन, भ्रमण, ड्राइंग, मौलिक रचना, संगीत, नृत्य आदि की भी शिक्षा का विशेष प्रबंध है। दोस्तों आगे देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित शांति निकेतन और विश्व भारती के पाठ्यक्रम को देखा जाए तो वह विषय केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित है। वह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलते हैं, जैसे प्रातःकालीन प्रार्थना, सरस्वती यात्राएं, गायन, नृत्य, ड्राइंग, परिभ्रमण, प्रयोगशाला के कार्य, छात्रों का श्वसन, खेलकूद, समाज सेवा आदि को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि विश्व भारती के पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम है और इसका श्रेय रविंद्रनाथ टैगोर को जाता है। दोस्तों टैगोर की शिक्षण विधि कौन कौन से उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। टैगोर ने अपनी शिक्षण विधि में निम्नलिखित सिद्धांत इस प्रकार दिए हैं। पहला है, शिक्षण विधि को बालक की स्वाभाविक रुचि और आवेगों पर आधारित होना चाहिए। शिक्षण विधि में वाद विवाद और प्रश्नोत्तर का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण विधि में नृत्य, अभिनय, दस्तकारी को स्थान मिलनी चाहिए। शिक्षण विधि में बालक के अनुभव और इंद्रिय का प्रयोग करना चाहिए, मतलब बालक खुद उसमें इन्वॉल्व हो सके, खुद करके सीखे। महात्मा गांधी की तरह ही थोड़ा बेसिक बुनियादी शिक्षा जो है नए तालीम, उसके अनुसार ही थोड़ा इसको लिया गया है और इसमें प्रकृति का भी थोड़ा मेलजोल है। दोस्तों आगे देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षण विधि को सर्वोत्तम विधि बताते हुए लिखा है, भ्रमण के समय शिक्षण सर्वोत्तम विधि है। शिक्षण विधि का अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत क्रिया सिद्धांत है। टैगोर शरीर और मस्तिष्क की शिक्षा के लिए क्रिया को आवश्यक मानते थे। उनके अनुसार बालक को किसी हस्तकला में अवश्य प्रशिक्षित किया जाए। ये पेड़ पर चढ़ने, कूदने, बिल्ली या कुत्ते के पीछे दौड़ने, फल तोड़ने, हंसने, चिल्लाने, ताली बजाने और अभिनय करने को शिक्षण की आवश्यक प्रविधि या युक्ति के रूप में स्वीकार करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। ये विभिन्न विषय जैसे जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, विधा, भूगर्भ विधा आदि की शिक्षा प्राकृतिक पर्यावरण में देना चाहते हैं, जिसमें बालक स्वानुभव, रुचि तथा करके सीख सकता है। इस प्रकार शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधियों का समर्थन करते हैं। दोस्तों ये था रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा। ये भी अपना ये चाहते थे कि भ्रमण करके सीखे बच्चा, खेल कूद करके सीखे, खुद का काम करके, खुद चीजों को करके, पढ़ाई करके सीखे। ये था इसका शिक्षा का नियम, शिक्षा का सिद्धांत। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग नोट से पढ़े हैं तो आप लोग को रिवीजन भी हो गया होगा। ये है पेपर आपका कंप्लीट। उसके बाद अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल के माध्यम से कंप्लीट नोट्स नहीं लिया है तो हमारे चैनल के माध्यम से कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, और एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट मैराथन में, मतलब फाउंडेशन पेपर 2 के मैराथन में। तब तक के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।